वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोशल कॉग्निशन। जब आप लोगों को मैंने पर्सन परसेप्शन और सेल्फ परसेप्शन या सोशल परसेप्शन पढ़ाया था तो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था, पर आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि सोशल कॉग्निशन वैसे बेसिकली है क्या। कॉग्निशन आप सबको पता है कि एक मिला जुला रूप है हमारी मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, है ना। और वैसे एक वाइडर टर्म है जिसमें हम ये देख पाते हैं, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम उन तरीक़ों पे फोर्स डालते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिमेंबर करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में उसको यूज़ कर पाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो सोशल कॉग्निशन एक ब्रॉड टर्म है जिससे तात्पर्य उन तरीक़ों से हैं, उन वेज से है जिसकी हेल्प से पर्सन अपने सोशल वर्ल्ड के बारे में प्राप्त होने वाली या रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन कर पाता है, एनालिसिस कर पाता है, उन्हें याद रख पाता है और उसका यूज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर पाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सोशल कॉग्निशन है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से पर्सन अन्य लोगों के बारे में क्या करता है, थिंकिंग करता है, उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचता है और साथ ही साथ सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जिसमें वो रह रहा है उसके बारे में भी सोचता है। तो दैट इज़ सोशल कॉग्निशन। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, इंटरप्रिटेशन आ गई, एनालिसिस आ गई, रिमेम्बरेंस आ गई, रिकॉल आ गई। ठीक है, और इन सब का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए और कब, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दैट इज़ सोशल कॉग्निशन। अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो बैरन ने क्या बताया कि सोशल कॉग्निशन उन तरीक़ों से होता है, सोशल कॉग्निशन का मतलब है उन वेज पे, उन स्ट्रैटजीज़ पे फोकस करना जिसकी हेल्प से हम लोग सोशल एनवायरनमेंट यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसे याद रख पाते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पे उसका उपयोग कर पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सोशल कॉग्निशन। रेबर ने क्या बोला कि सोशल कॉग्निशन इस बात पे फोकस है कि व्यक्ति किस तरह से दूसरों तथा अपने द्वारा किए गए जो भी एक्शंस हैं, ठीक है, या जो भी काम वो कर रहा है, बिहेवियर है, उसको परसीव कर पा रहा है, रिकॉल कर पा रहा है, उसके बारे में थिंकिंग कर पाता है और अकॉर्डिंगली उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। रेबर और रेबर ने बोला, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और टेलर पैप्लो ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट में सोशल इंफॉर्मेशन से व्यक्ति किस तरह से प्रिडिक्शन लगाता है कि स्टडी करना ही सोशल कॉग्निशन है। ओके, अब हमारा आता है कि अब हमने ये सब डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अब इन डेफिनेशंस के बेस पे हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारी जो एनालिसिस है उसमें सबसे पहले ये है कि सोशल कॉग्निशन में पर्सन अपने सोशल वर्ल्ड या एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन को पहले तो प्राप्त कर लेता है, रिसीव कर लेता है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करता है। भाई पहले आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, उसके बाद ही आप इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, फिर है सोशल कॉग्निशन में पर्सन उन इंफॉर्मेशन की सिर्फ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ही नहीं करता बल्कि उसका उपयोग करके सोशल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करता रहता है। भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली सिर्फ आपने उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ही नहीं की, फिर आप ज़रूरत पड़ने पे क्या करोगे, उसका उपयोग कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। सोशल कॉग्निशन में व्यक्ति यूज़ होने वाली या उपयोग की जाने वाली इंफॉर्मेशन के बेस पे सोशल एनवायरनमेंट के बारे में एक स्पेसिफिक डिसीजन पे पहुंच जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डिसीजन पे हम पहुंच जाएंगे। फिर है सोशल कॉग्निशन में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, सोशल ग्रुप्स के बारे में, सोशल रोल्स की तथा सोशल सिचुएशंस में अपने अंदर या अपने माइंड में या अपने ब्रेन में डेवलप होने वाले एक्सपीरियंसेस के बारे में एक सोशल डिसीजन लेता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल कॉग्निशन। अब हम बात करें कंपोनेंट ऑफ सोशल कॉग्निशन, कौन से कंपोनेंट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें मेन जो कंपोनेंट है बेटा वो स्कीमा का है। तो सोशल कॉग्निशन एक
ऐसा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके बिना हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें इंफॉर्मेशन की रिसीविंग, उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ठीक है, और एक कंक्लूज़न तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन जब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो स्कीमा एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें पर्सन, सोशल सिचुएशंस, अन्य लोगों के साथ, सोशल ग्रुप्स आदि के बारे में क्या करता है, जो भी उसे पहले से नॉलेज होती हैं, अजम्पशंस होती हैं उसके, या इन्फॉर्मेशन होती हैं जो भी अवेलेबल होती हैं, उसको क्या कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है। भाई आपको किसी भी पर्सन के बारे में, हम कह रहे हैं ना स्कीमा क्या है, किसी भी पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी सोशल सिचुएशन के बारे में हो सकता है, सोशल ग्रुप्स के बारे में हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो सकता है। और ये स्कीमा क्या है, आपका पहले से एग्जिस्ट जो कर रहा है नॉलेज, आपके अजम्पशंस, ठीक है, या आपको जो तुरंत ही रिसीव हुई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उन सबको आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड द स्कीमा। स्कीमा को डिफ़ाइन करते हुए कहा जा सकता है कि एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क है या मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें सोशल इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किए जाने की का जो प्रोसीजर है ठीक से चल सकें या प्रोसीड हो सकें। इस तरह से स्कीमा पर्सन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, प्रोसीड करने में हेल्प करता है, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करके ऑर्गेनाइज कर सकें। भाई इन्फॉर्मेशन तो हमें एक पर्सन के बारे में, जस्ट इमेजिन करो एक पर्सन के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्कीमा आप पहले तो सिंप्लीफाई करोगे, फिर उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लोगे, और तब आपके ब्रेन में उस इन्फॉर्मेशन को रखना ईजी हो जाएगा। बहुत सारी जनरल सी इवेंट्स होते हैं या सिचुएशंस घट जाती हैं हमारे सामने, तो ऐसे जो स्कीमा होते हैं उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। एबल्सन के अकॉर्डिंग एक दिए हुए समाज में, एक दी हुई सोसाइटी में बिहेवियर्स के जो नॉर्म्स होते हैं, तो बिहेवियर्स के नॉर्म्स के जो सीक्वेंस होते हैं उनको स्क्रिप्ट के फॉर्म में हम दिखाया जा सकता है। जैसे आपको अगर हम बोलें किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, तो अगर आप एक सीक्वेंस में बता रहे हो चीज़ों को, तो उसको हम कह सकते हैं ना कि ये स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट जो है वो स्कीमा के अंदर ही आती है और सीक्वेंस में होती है। सोशल कॉग्निशन का जो प्रोसीजर है उसमें स्कीमा का बहुत ही रेलिवेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। एक बार जो स्कीमा होता है अगर कंस्ट्रक्ट हो जाने पर वह सोशल कॉग्निशन के डिफरेंट एस्पेक्ट जो होते हैं उनको इफ़ेक्ट करना प्रारंभ कर देता है। एक बार स्कीमा आपका मिल गया या बन गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, तो वो आपकी सोशल कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये जितनी भी प्रोसेस होते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन करने की एबिलिटी, आपकी एनालिसिस करने की एबिलिटी, किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की एबिलिटी, इन सबको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सोशल साइकोलॉजिस्ट द्वारा किए गई रिसर्चेज में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सोशल कॉग्निशन की 3 तरह के एस्पेक्ट पर सीधा इफेक्ट पड़ता है स्कीमा का। अटेंशन, इनकोडिंग और रिट्राइवल, ठीक है, ये आपने मेमोरी में भी पढ़ा है, क्योंकि इसके बिना तो हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं कर सकते या अपने ब्रेन में डाल ही नहीं सकते। आप पहला वैसे आपने पढ़ा इनकोडिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग, ठीक है, लेकिन अटेंशन, पहले हम अटेंशन देंगे तब इनकोड होगा, फिर स्टोर होगा, तब रिट्राइवल होगा, पर यहाँ पे हमें अटेंशन, इनकोडिंग और रिट्राइवल पे ही फोकस करना है, ठीक है। इन तीनों पे स्कीमा का इफेक्ट पड़ता है। अब अटेंशन में क्या होता है, अटेंशन से हमारा मतलब है कि व्यक्ति किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहा है, किस तरीके से उस पर अपना कंसंट्रेशन या अटेंशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ स्कीमा एक फ़िल्टर के रूप में कार्य करता है। जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के साथ कांस्टेंट या रेलेवेंट है उस पर व्यक्ति ज़्यादा अटेंशन देता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन स्कीमा के साथ क्या हो गई, मैच कर गई, ठीक है, या उसके साथ क्या है, रेलेवेंट है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और ऐसी सूचनाओं को कॉन्शियस में एंटर करने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है कि हम ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा अपने ब्रेन में आने देंगे उन सब चीज़ों को। उसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के साथ मैच नहीं होती, मिसमैच हो जाती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। भाई एग्ज़ाम में आपको किसी क्वेश्चन को करना है,
ठीक है, तो आप उसी चीज़ पे फोकस करते हो ना जो उससे रिलेटेड है। अगल बगल में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता है ना। उस टाइम तो आपका काम क्या होता है, हाँ, काम होता है अपने पेपर को पूरा करना। ठीक है, इसीलिए जब कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है और उसके ब्रेन में कंपटीशन वाला स्कीमा है, तो वो अपने नोट्स, अपने सक्सेस पाने के लिए जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेगा। इधर कि वो फोकस करे टीवी सीरियल्स और इसमें क्या चल रहा है इन पे फोकस करने के। ठीक है, तो ये हो गया अटेंशन। तो अटेंशन में स्कीमा किस तरह रोल प्ले करता है आपको पता चल गया कि अगर से मैच करती हुई इन्फॉर्मेशन होगी, रेलिवेंट होगी, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। रेलिवेंट नहीं होगी तो हम फोकस नहीं करेंगे उतना ज़्यादा। ठीक है, फिर है इनकोडिंग। इनकोडिंग से तात्पर्य है कि कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेमोरी में एंटर करेगी। ठीक है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एंटर कर पाएगी। यहाँ पे भी सोशल साइकोलॉजिस्ट ने जो भी रिसर्चेस की उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के साथ, ठीक है, मैच करती हैं या रेलेवेंट होती हैं, वो क्या होती हैं, मेमोरी में एंटर कर जाती हैं, और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेमोरी में एंटर नहीं कर पाती और उनका इनकोडिंग भी नहीं हो पाती। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एंटर कर जाएगी, उसकी इनकोडिंग हो गई इसका मतलब, और जो इररेलेवेंट होगी, मिसमैच हो रही होगी, वो क्या होगा, एंटर नहीं कर पाएगी और फिल्टर प्रोसेस में ही बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो स्टैनगोर और मैकमिलन ने अपनी स्टडीज़ के बेस पे ये बताया कि इस तरीके से इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इतनी अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि कई बार उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो भी वो हमारे अटेंशन के अंदर आ जाती हैं, और कई बार हम ध्यान नहीं दे रहे हैं फिर भी हमारी अटेंशन में आ गई और हमारी मेमोरी में बनी रहती है, इनकोड जाती है अपने आप ही। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई टीचर क्लास में पढ़ाने की जगह अगर मैजिक दिखाने लगे तो यह टीचर स्कीमा से इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, और क्या होगा, स्टूडेंट अगर सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हैं तो भी ना चाहते हुए भी उसे वो याद रहेगा। ठीक है, तो ये इनकोडिंग है। कई बार ऐसा होता है, हम तो ये कह रहे हैं इनकोडिंग में हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी जो मेमोरी सिस्टम है या जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है उससे मैच खा रही होती है, हमारे स्कीमा के साथ रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की इनकोडिंग हो ही नहीं पाती और वो बाहर निकल जाती है। पर कभी कभी सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये भी पाया, कई बार ऐसा होता है इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो अपने आप ही हमारी मेमोरी में इनकोड हो जाती है और हमें याद रहती है। ठीक है, मतलब कि अपवाद है एक तरीके से, लेकिन ये पाया गया। आपने भी देखा होगा कई बार हम सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं पर कभी कभी इररेलेवेंट चीज़ें हो गई तो वो भी हमें याद रहती हैं। रिट्राइवल यानी कि पुनः प्राप्त करना फिर से। तो रिट्राइवल में पर्सन मेमोरी में जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करता है ताकि उसका यूज़ अच्छे तरीके से हो सके। कई स्टडीज़ में इस बात पे, इस एविडेंस पे विचार किया गया कि स्कीमा से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की रिकॉलिंग ज़्यादा होती है। अगर स्कीमा हमारे दिमाग में बना हुआ है तो फिर क्या होगा, उस इवेंट की या उस इंसिडेंट की, उस फैक्ट की जो रिकॉलिंग होगी वो ज़्यादा मेमोरेबल होगी। भाई आप ही लोगों को अगर कोई चीज़ पिक्चर फॉर्म में याद है, इंसिडेंट फॉर्म में याद है, तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होगी रहेगी। ठीक है, कंपैरेटिवली आप देख लो ना, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो अगर इंसिडेंट से, अगर मैंने एग्जांपल के थ्रू नहीं बताया तो कंपैरेटिवली आप ज़्यादा भूल जाओगे उस चीज़ को, और अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताया है तो स्कीमा जल्दी से बिल्डअप होता है क्योंकि वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा, और आप उस इंसिडेंट को याद रखोगे जो मैम ने बताया है क्लास में। ठीक है, और इस एरिया में जो भी स्टडीज़ की गई उनसे जो ओवरऑल कंक्लूज़न निकला वह यह निकला कि जब पर्सन होता है, पर्सन स्कीमा से कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रिकॉल करता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है, जो भी कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसकी रिकॉलिंग ज़्यादा होगी पर्सन स्कीमा में। पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख पाता है व्यक्ति। फिर इन्होंने बताया कि हालांकि स्कीमा का सोशल कॉग्निशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हमने देखा। ठीक है, स्कीमा के बिना हमारी चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती, हम ज़्यादा मेमोरेबल नहीं बना सकते अपनी मेमोरी को विदाउट स्कीमा। सिस्टमेटिक भी वही करता है, सिंप्लीफाइड भी वही करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी वही कर रहा है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें स्कीमा के बारे में जानना ज़रूरी है कि स्कीमा व्यक्ति के
सोशल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में डिस्टॉर्शन डेवलप कर देता है। कई बार हमने स्कीमा बनाया पर यही स्कीमा हमारे लिए क्या हार्मफुलनेस डेवलप कर रहा है कि डिस्टॉर्शन भी डेवलप कर दे रहा है हमारे सोशल वर्ल्ड के बारे में। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने जो भी स्टडीज़ की उनसे ये क्लियर हो गया कि स्कीमा प्रिजनाइज और स्टीरियोटाइप्स के कंस्ट्रक्शन में मेन रोल प्ले करता है। कई बार बेटा हम लोग स्कीमा बना लेते हैं और वो स्कीमा किसको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, प्रिजुडाइसेस को, स्टीरियोटाइप्स को, प्री कंसीव नोशंस को। जो हमने सुनाया वो अपने स्कीमा में शामिल कर लिया। अब स्कीमा से हमारा डिसीजन और हमारी जो भी चीज़ें हम दूसरे को परसीव कर रहे हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। जब व्यक्ति किसी स्पेसिफिक स्कीमा के कारण प्रिजुडाइज या पूर्वाग्रहित हो जाता है तो उसे अपने सोशल वर्ल्ड के बारे में जो भी रियल नॉलेज होती है वो नहीं रह पाती। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्कीमा एक बार अगर बन जाता है तो उसमें चेंजेस आसानी से नहीं होते। यहाँ तक कि जो भी कहते हैं ना परस्पर विरोधी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके उपस्थित होने पर भी चेंजेस नहीं होते। इसे कहते हैं परसिवरेंस इफेक्ट। भाई आपको पता चल गया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं तो भाई सारे के सारे तो नहीं हो सकते, हम तो नहीं कहेंगे 100% होते हैं, पर एक के बेस पे हम लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को ही वैसा समझने लगते हैं। तो फिर हमारे अंदर वो स्कीमा डेवलप हो गया, नहीं नहीं ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये लोग तो ऐसे होते हैं। पर हो सकता है किसी एक आदमी ने किया हो और वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर आ रहा हो वो ब्लेम, है ना। तो ये क्या है, ये फिर हमारे स्कीमा में क्या हो गया है, जहाँ डिस्टॉर्शन डेवलप हुआ स्कीमा में और स्कीमा का इफेक्ट हमारी पूरी डिसीजन मेकिंग पे पड़ गया। कई बार क्या होता है कि स्कीमा सेल्फ फुलफिलिंग नेचर की होती हैं। जब स्कीमा का स्वरूप कैसा होता है कि सेल्फ फुलफिलिंग होता है तो पर्सन स्कीमा की मांग के अनुरूप ना चाहते हुए भी बिहेवियर करता है भाई, और इस तरह से सोशल कॉग्निशन में डिस्टॉर्शन डेवलप हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की मांग होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप से उस चीज़ को फुलफिल कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि हाउ इज़ मेंटल एफर्ट रिड्यूस्ड इन सोशल कॉग्निशन। ये सामाजिक संज्ञान में, सोशल कॉग्निशन में मेंटल एफर्ट्स को किस तरह कम किया जा सकता है। जो हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन डेवलप हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। व्यक्ति एक समय में निश्चित मात्रा में ही इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर सकता है, डीलिंग कर सकता है। यदि इंफॉर्मेशन की जो संख्या है इस एक जो अमाउंट है, डेफिनाइट अमाउंट है या क्वांटिटी है, उससे अधिक हो जाती है तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। भाई आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है कि आप एक बार में 4 से 5 वर्ड याद रख सकते हो, पर अगर हम आपको 20 वर्ड बताएंगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, है ना। तो इसी पे कई सारी स्टडीज़ हुई और उनके बेस पे ये क्लियर हुआ कि ऐसी सिचुएशन में कॉग्निटिव सिस्टम के सामने डिमांड्स उसकी एबिलिटी के अनुरूप, उसकी एबिलिटी की रेशियो में काफ़ी अधिक हो जाती हैं, ठीक है। स्टडीज़ में बताया गया ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो कॉग्निटिव सिस्टम है, कॉग्निटिव सिस्टम की डिमांड्स की जो कैपेबिलिटी है उसका जो रेशियो है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। भाई ज़्यादा डिमांड होने लगती हैं तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग होता क्या है, कॉग्निटिव सिस्टम की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है भाई कमज़ोर पड़ जाएगी। भाई 20 आप कहाँ क्षमता थी कॉग्निटिव सिस्टम की 4 वर्ड याद रखने की और 20 वर्ड दिए जा रहे हैं, तो जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो वीक पड़ गई। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए व्यक्ति कई तरह की स्ट्रेटजीज अपनाने लगता है, ठीक है, ताकि वो अपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और तब वो कम से कम एफर्ट्स में व्यक्ति अधिक से अधिक कार्य कर सकें। भाई इन्फॉर्मेशन उसको बहुत सारी मिल गई, भाई लेक्चर में हमने बहुत सारा पढ़ा दिया पर आपकी कैपेसिटी थी कि भैया आप 1 ही यूनिट पढ़ सकते थे और हमने आपको पढ़ाई 5, तो आप क्या करोगे फिर, कई तरह की स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करोगे ताकि आपको कॉग्निटिव रिसोर्सेज अधिक मजबूत बने रहें, भाई आपको किसी और की हेल्प भी ना लेनी पड़े और आप कम से कम एफर्ट्स में व्यक्ति अधिक से अधिक कार्य कर सकें। तो इसे कहते हैं मेंटल शॉर्टकट्स को अपनाना, ठीक है, मेंटल शॉर्टकट्स को अपनाना। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट द्वारा जो भी रिसर्चेज हुई उसमें यह पाया गया कि जो हमारा कॉग्निटिव सिस्टम है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्सन पर्टिकुलरली 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ को अपनाता है, ठीक है। अब ऐसे कौन से मेंटल एफर्ट्स हैं जिससे मेंटल एफर्ट्स रिड्यूस होते हैं और हम स्ट्रेटजीज़ के थ्रू मेंटल शॉर्टकट्स अपनाते हुए अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वो हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, ठीक है। ह्यूरिस्टिक और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग आप लोगों ने पहले बीए में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत।
अब इसमें क्या होता है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्चेस की उसके बेस पे इन्होंने ये स्ट्रैटजीज दी कि ये जो स्ट्रैटजीज हैं उनको उनके सफल होने के लिए आवश्यक है कि 2 रिक्वायरमेंट अप्रोप्रिएटली फुलफिल हो रही हूँ। अब वो 2 रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, ठीक है, ह्यूरिस्टिक और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग को हम अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ और ये सक्सेस हों, ये मेंटल शॉर्टकट्स हैं, ये सक्सेस हो सके, ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉग्निटिव रिसोर्सेज भी पा पाएँ और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ओवरलोड ना हो जाए। इसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला ये कि स्ट्रेटजी में यह क्वालिटी अवश्य होनी चाहिए कि उसकी हेल्प से अधिक संख्या में सूचनाओं को हम सिंप्लीफाई कर सकें या उसके साथ क्विकली निपट सकें। दूसरी है कि स्ट्रेटजी ठीक ठाक ढंग से कार्य करे, जो भी स्ट्रेटजी हमने अपनाई है वो ठीक ठाक ढंग से कार्य करे और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सही ढंग से निपटने में वह अन्य जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके साथ भी कंपैरेटिवली अधिक सक्सेस हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आखिर हैं क्या। पहली है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी में क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें पर्सन सिंपल रूल्स का उपयोग करता है, ठीक है, सिंपल रूल्स हम ले लेते हैं, सिंपल प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से हम डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है। जब हम सिंपल रूल्स को सिंपल प्रिंसिपल्स की हेल्प से डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज़, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हम एफर्टलेस तरीके से आसानी से किसी डिसीजन पे पहुंच जाएं, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा या आपने सिंपल से प्रिंसिपल का यूज़ किया डिफ़िकल्ट डिसीजन को लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर मैंने लिखा 4 × 18 × 16 × 0 × 32 × 36। आप इसका आंसर व्यक्ति क्या कहेगा, व्यक्ति शून्य कहेगा और यहाँ पर वह मैथ्स के उस रूल का उपयोग कर रहा होता है जिससे उसे यह पता चल जाता है कि अगर हम 0 से किसी भी अंक में गुणा कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर शून्य आएगा, ठीक है, ना कि हर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके सही उत्तर तक पहुंचता है। भाई आपको तो जनरल से कॉमन सेंस पता है ना कि अगर हम 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो उसका आंसर 0 आएगा। तो अब आप ये करोगे कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 से करोगे या सीधे देखते ही बताओगे। अगर आप सीधे देखते ही बता पा रहे हो दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब आपने सिंपल प्रिंसिपल का यूज़ किया एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके भी कुछ वो हैं स्टेप्स हैं या कुछ इसमें भी कुछ स्ट्रेटजीज आती हैं जिसकी हेल्प से हम कम से कम एफर्ट में अधिक से अधिक वर्क कर पाते हैं। इसमें पहला आता है रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस जैसे आपको पता है कि रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। इस ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी में पर्सन सिमिलैरिटी के बेस पे किसी डिसीजन पे पहुंच जाता है। जब कोई प्रेजेंट स्टिमुलस या कोई भी इवेंट किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टिमुलस या इवेंट से काफ़ी मिलती जुलती है तो पर्सन उस स्टिमुलस को उस कैटेगरी या स्टिमुलस के होने का अनुमान लगा लेता है कि पर्टिकुलर स्टिमुलस इस कैटेगरी का है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई खादी का कपड़ा पहना हो, कुर्ता पैजामा पहना हो और थोड़ा सा बातूनी शैली में, टॉकेटिव शैली में आपके सामने आता है तो आप कहोगे ज़रूर पॉलिटिकल पार्टी का है, लीडर लग रहा है, बिल्कुल नेताओं जैसे कपड़े पहने हैं। कोई ब्लैक कोट पहन के आपके सामने आ जाएगा छोटी सी टाई लगा के तो आपको लगेगा लॉयर है या एडवोकेट है, ठीक है, लॉ एरिया का है। आप ऐसे तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, मतलब कि आपने मेंटल शॉर्टकट्स का यूज़ करते हुए, सिंपल प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए आपने फटाक से तय कर लिया कि कौन से प्रोफेशन का है, तो ये रिप्रेजेंटेटिवनेस की स्ट्रेटजी हुई। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि किसी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन की जो भी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है ये मेन स्ट्रेटजी है किसी डिफ़िकल्ट डिसीजन को तक पहुंचने की या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व करने की। सोशल कॉग्निशन में किए गए जो मेंटल एफर्ट्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, लैकनेस ले आते हैं, कमी लाकर आसानी से व्यक्ति को किसी डिसीजन पे पहुंचने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने मेंटल एफर्ट्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करते। हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे ब्रेन में उस टाइम कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी और उसकी हेल्प से या हमें जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका यूज़ करके हम
डिफ़िकल्ट डिसीज़न में डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में डिसीज़न ले लेते हैं। ठीक है। अब अवेलेबिलिटी से तात्पर्य इस बात से होता है कि किसी इन्फॉर्मेशन को हम मन में कितनी ईजिली ला पा रहे हैं, तो इससे सोशल जजमेंट आसानी से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर व्यक्ति तुरंत ही कोई डिसीज़न ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे व्यक्ति अपने माता पिता से संबंधित सूचनाएं मन में जल्दी ले आता है। अभी मैं आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में पूछूं, आप जल्दी से बता दोगे, पर अपने दोस्त के बारे में या दोस्त के माता पिता के बारे में इन्फॉर्मेशंस को आप जल्दी नहीं ला पाओगे, क्योंकि आप अपने माँ बाप की आदतों को, स्वभाव को अच्छे से जानते हो कंपैरेटिवली अपने दोस्त के माँ बाप की स्वभाव और हैबिट्स को जानने की तुलना में। तो ये क्या है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी उसके बेस पे आप डिसीजन ले लेते हो। ये एक और मेंटल शॉर्टकट हुआ। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन एरर रिप्रेजेंटेटिवनेस। ठीक है, या इसको सिर्फ कंजक्शन एरर भी बोल सकते हो। तो कंजक्शन एरर की उत्पत्ति कब होगी या डेवलपमेंट कब होगा? कभी कभी ऐसा हो सकता है जिसमें व्यक्ति दो तरह की इन्फॉर्मेशन को एक साथ या कैटेगरी की होने का अनुमान लगा लेता है। जब दो इन्फॉर्मेशन को हम एक साथ होता हुआ देखते हैं तो हम सोच लेते हैं ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं, या एक साथ ही होते हैं, या पेयर्ड कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो एक कैटेगरी के नहीं होते, पेयर्ड नहीं होते, बस ऐसा हमें दिखाई दे रहा होता है। अतः जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि कई सारी घटनाएं या स्टिमुलस जो साथ साथ होते दिखते हैं फ्यूचर में एक साथ ही होंगे, तो इसे हम कहते हैं कंजक्शन एरर। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को एक बार बताया कि अगर मैं तुम दो फ्रेंड्स को एक साथ आते हुए देखूं या अक्सर ही साथ में देख लूं, हालांकि तुम लोग एक दूसरे को जानते भी ना हो, तो मुझे ये लग जाए, मैं प्रिडिक्शन करने लगूं कि एक आएगी तो दूसरी भी आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द कंजक्शन एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक में पर्सन किसी स्टिमुलस या इवेंट के बारे में डिफरेंट टाइप की प्रिडिक्शन लगाते हैं। ठीक है, और प्रिडिक्शन करते हुए उसे किसी एप्रोप्रिएट या परफेक्ट प्रिडिक्शन के बेस पर ही कोई सोशल डिसीजन लेता है। ठीक है, वो किसी पर्सन क्या कर रहा है इस स्ट्रेटजी में, किसी स्टिमुलस के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में डिफरेंट प्रिडिक्शन लगाते हुए एक एप्रोप्रिएट प्रिडिक्शन के आधार पर ही कोई सोशल डिसीजन लेता है। इसमें व्यक्ति का जो मन है वह तरह तरह की पॉसिबिलिटीज़ से स्टिमुलेट हो जाता है और उसमें से वो सबसे एप्रोप्रिएट पॉसिबिलिटी को ही बेस बनाकर सोशल सिचुएशंस के बारे में डिसीजन ले लेता है। दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। मान लिया जाए कि आप अपने पेरेंट्स की कार को लेकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भाग लेने जाते हैं और रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आप बाल बाल बच जाते हो, परंतु कार जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके मन में डिफरेंट टाइप की अनुमान या प्रिडिक्शंस आएंगे। ठीक है, कि आपके पिताजी आपको बुरी तरीके से डांट सकते हैं, आपके जो फादर हैं वो डैमेज कार को ठीक ठाक कराने के लिए हो सकता है वो जो एक्सपेंस आ रहा हो वो उठाने के लिए कह सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कहेंगे और गैराज में कार जमा करा देंगे। परंतु इसमें सबसे आसान जो आपके मन में पहली बार में जो प्रिडिक्शन आएगा कि बुरी तरह से डांट पड़ने का जो अनुमान आएगा, ठीक है, वो क्या है, फलस्वरूप आप इस घटना के बारे में इसी अनुमान के बेस पे एक डिसीजन ले लेते हैं कि अब तो आपको डांट खानी ही पड़ेगी। तो ये क्या है, इस तरह का जो प्रिडिक्शन है जिसके बेस पे आपने डिसीजन लिया, दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। ठीक है, अब है नेक्स्ट एंकरिंग एंड एडजस्टिंग। इस स्ट्रेटजी में व्यक्ति किसी नंबर या वैल्यू को एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता है। ठीक है, एक एंकर मान लेगा ना, कि स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता है किसी भी नंबर को या वैल्यू को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर उसके साथ में क्या करने लगता है, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करने लगता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में एंकरिंग, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम एंकर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, हमने किसी भी जो भी हमारा वैल्यू था या नंबर था उसको हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट माना और इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम एंकरिंग कह सकते हैं। सोशल सिचुएशंस में अक्सर जो सोशल सिचुएशंस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती हैं, अनक्लियर होती हैं, बहुत क्लियर तो होती नहीं। हम जब भी किसी सिचुएशंस में देखते हैं, अपने आप को ही देखो तो हर इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली नहीं मिल रही होगी, तो अनक्लियर है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जब पर्सन को कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है तो वह एक स्टार्टिंग पॉइंट या एंकरिंग बना लेता है।
और फिर धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट करने लगता है। तो इस एंकरिंग और एडजस्टिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग पर्सन उस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम करता है जब वह किसी वस्तु की क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा होगा, जब वो परचेसिंग कर रहा होगा, परचेज़ कर रहा हो किसी भी चीज़ को। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी पर्सन शॉप में जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी दुकान में श्याम है, अपने बच्चे के साथ एक खिलौना ख़रीदने गया, ठीक है। कोई भी नाम ले सकते हो आप लोग, आजकल का कोई नेम ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे श्याम लिखा है कि मान लिया जाए कि किसी दुकान में श्याम अपने बच्चे के लिए खिलौना ख़रीदने गया। खिलौने का दाम या रेट जो था शॉपकीपर ने 300 रुपये बताया, जबकि आपके हिसाब से उस खिलौने का दाम 250 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 250 रुपीज़ श्याम के मन में क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एंकरिंग हो गई। जो आपके दिमाग में आया ना कि ये होना चाहिए, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एंकरिंग हो गया। वह इसका दाम 240 बता सकता है अब, परंतु जो शॉपकीपर है हो सकता है उसको ना एक्सेप्ट करे, तब वह उसे 250 बता सकता है। फिर भी हो सकता है शॉपकीपर द्वारा उसे एक्सेप्ट ना किया जाए, तब वह उसका दाम रेट बताएगा 260 रुपीज़ और उसे कहेगा कि आप इसे इतने में दे दीजिए, इंसिस्ट करेगा, ठीक है। तो एप्ले और ग्लोविच ने जो स्टडी की उससे ये साबित हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट स्टिमुलस की परचेसिंग की सिचुएशन में अक्सर जो पर्सन होते हैं एंकरिंग और एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक को अपना के सोशल सिचुएशंस के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं। तो आप कभी भी जब परचेज करने जाओगे और जो दिमाग में पहला एंकर पॉइंट सेट कर लेते हो तो समझ लेना स्टार्टिंग पॉइंट यही एंकरिंग और एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक यानी कि मेंटल शॉर्टकट्स की स्ट्रेटजीज हैं। अब आता है बी, मतलब कि अभी आपने ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग पढ़ी, अब आती है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। तो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज के आपने अंदर कई सारी चीज़ें पढ़ी, अब आता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, ठीक है। अब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में क्या होता है, सोशल सिचुएशंस को प्रोसेस करने का एक ऐसा तरीका है जो अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, अनइंटेंशनल है, इनवॉलेंट्री है, एफर्टलेस है, ठीक है। जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो रही है ना, नाम से ही लग रहा है, तो ये क्या है, अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, जो कि अनइंटेंशनल है, इनवॉलेंट्री है, एफर्टलेस है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग तब डेवलप होता है जब पर्सन किसी इंफॉर्मेशन या वर्क के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुका होता है और ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाता है जहां वह उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस या उस वर्क को बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ध्यान दिए कर लेगा। जैसे एक व्यक्ति जो आज 20 सालों से साइकिल चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, कार चला रहा है, यदि उससे यह पूछा जाए कि आप पहली बार जब साइकिल चला रहे थे तथा आज इतने अनुभव एक्सपीरियंस के साथ साइकिल चला रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, तो संभवतः या पॉसिबिलिटी है उसका उत्तर यही होगा कि पहली बार साइकिल चलाने में वो काफ़ी कॉन्शियस थे और काफ़ी अटेंशन देते थे, परंतु आज उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो दूसरी सिचुएशंस है जिसमें उसे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही अटेंशन देने की, ठीक है, कंसंट्रेशन देने की, दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की स्टेज, ठीक है। और पहली स्टेज क्या थी, कंट्रोल प्रोसेसिंग की स्टेज थी, क्योंकि उसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था उस चीज़ पे, ठीक है। तो सोशल कॉग्निशन में जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से, इसी अवेलेबल मेंटल शॉर्टकट्स की हेल्प से सोसाइटी में डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, क्या होता है, अपने काम कर पाते हैं और इनके बारे में एक पर्टिकुलर स्कीमा डेवलप हो पाता है। जब हम किसी एक डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तो हम तुरंत ही अनुमान लगा लेते हैं कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, बिजी होगा, ठीक है, जेन्यून होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ही होता है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में तुरंत ही एक स्कीमा बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं भी है, कई बार इसके अपोजिट भी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ एरर्स इन सोशल कॉग्निशन। क्या क्या चीज़ें हैं या क्या कौन कौन सी एरर्स हैं जिसकी वजह से सोशल कॉग्निशन में कुछ एरर्स डेवलप होती हैं, ऐसे सोर्सेज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब जब पर्सन दूसरों के
बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है या किसी ग्रुप की रोल्स को या स्वयं की रोल्स को समझने की कोशिश करता है, तो उसकी यह कोशिश होती है कि उसकी सोच और जो उसकी लॉजिक है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो लॉजिक हैं काफ़ी रेलेवेंट रहें, ठीक है, रियल रहें। परंतु ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कुछ एरर्स आ जाती हैं। अब इस तरह की एरर्स कौन सी हैं वो देखते हैं। जैसे नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस से मतलब है कि पर्सन में निगेटिविटी या निगेटिव इन्फॉर्मेशन के प्रति पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में अधिक सेंसिटिविटी दिखाने की टेंडेंसी होती है। भाई हम निगेटिव नॉर्मली देखो ना, तो हमने 10 पॉजिटिव बातें बोली आपके बारे में, पर आपसे के बारे में एक निगेटिव बोल दी तो वो निगेटिव बात दिमाग में घूमती रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है, हम निगेटिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे कम फोकस करने लगते हैं। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के बारे में किसी पर्सन ने बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई, और जैसे कि वो बहुत सुंदर है, बहुत हॉनेस्ट है, बहुत सोशल है, बहुत बुद्धिमान है, और उसने इसके बाद एक उसके बारे में निगेटिव बात बताई कि वह बहुत बड़ा ड्रिंकर भी है। तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सारी जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी उनकी अपेक्षा जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन बताई गई कि वो ड्रिंकर है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसे कहते हैं निगेटिविटी बायस, यानी कि जिसमें हम निगेटिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और हमारा जो सोशल कॉग्निशन होता है वो इसमें डिस्टॉर्शन डेवलप हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को निगेटिविटी बायस क्या होता है सोशल कॉग्निशन में और कैसे डिस्टॉर्शन डेवलप करता है? क्योंकि हमारी जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है ज़्यादा सेंसिटिव होती है कंपैरेटिवली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के। नेक्स्ट जो एरर है वो होती है ऑप्टिमिस्टिक बायस की वजह से। ऑप्टिमिस्टिक बायस से तात्पर्य एक ऐसी टेंडेंसी से होता है जिसमें पर्सन बहुत सारी जो सिचुएशंस होती हैं कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और आउटकम की उम्मीद करता है। वो ऑप्टिमिस्टिक है ना, वो तो क्या करेगा, वो किसी भी सोशल सिचुएशंस में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव इवेंट होने की उम्मीद करता है, और इसी के अकॉर्डिंग वो सोशल इवेंट्स की एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। ऐसी प्रेजुडाइज में पर्सन निगेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में कम से कम सोचता है। इसी तरह से व्यक्ति को कभी कभी अपने द्वारा लिए गए डिसीजन और थॉट्स में एक पॉसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं तो सही कर रहा हूँ, मुझे तो ये मिलना ही मिलना है। इसीलिए वजह से इसे कहा गया है ओवर कॉन्फिडेंस बैरियर। ऑप्टिमिस्टिक जो एरर है, ठीक है, या बायस है कि जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, कई तरीके से होती हैं, जैसे कि प्लानिंग फैलेसी के रूप में। प्लानिंग फैलेसी एक ऐसी टेंडेंसी है जिसकी हेल्प से ऑप्टिमिस्टिक बायस की अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन होता है। प्लानिंग फैलेसीज में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि एक दिए हुए समय में वह जितना कर सकता है उससे कहीं अधिक कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा इस ढंग की प्लानिंग फैलेसी डेवलप की जाती है कि वो जितना कर रहे हैं उतना काफ़ी है, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक बायस सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, पॉजिटिव आउटकम ही आएगा, इसका कोई निगेटिव रिजल्ट और निगेटिव आउटकम नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम जितना कर रहे हैं दिए हुए समय में, जितना हो सकता है तो उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं, 24 घंटे में 48 घंटे काम कर रहे हैं, अगर हम इस तरह की सोच बना के काम कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक बायस। नेक्स्ट है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में आपका क्या है कि एक ऐसी टेंडेंसी से होता है जिसमें व्यक्ति किसी परिस्थिति में होने वाले परिणाम में विभिन्न परिणाम के बारे में सोचता है, ठीक है। किसी भी एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें व्यक्ति किसी सिचुएशन में जो भी आउटकम मिलने वाला था उससे डिफरेंट आउटकम के बारे में सोचता है। अर्थात इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसी थिंकिंग व्यक्ति में होती है वैसा ही वो सोच रहा है। ऐसी थिंकिंग में व्यक्ति सोशल थॉट्स, सोशल कॉग्निशन में कुछ डिस्टॉर्शन डेवलप हो जाता है। और काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में सिर्फ ऐसी सिचुएशन में ही नहीं होगा जिसमें डिसअपॉइंटमेंट उत्पन्न होता हो, बल्कि ऐसी कई सिचुएशन में भी उत्पन्न हो सकता है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट डेवलप ना हो रहा हो, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटा स्लाइड हो जा रही है, इसमें वो लगा है ऑटोमेटिक। फिर है स्टडीज़ में बताया गया कि काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में सिंपैथी को डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करता है। जो सिंपैथी होती है वो डायरेक्टली हमारी काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग को इफ़ेक्ट करती है, जिससे व्यक्ति का सोशल कॉग्निशन इफेक्टेड होता है। जैसे यदि व्यक्ति
अपनी गलती से हवालात में पहुंच जाता है तो प्रायः दूसरा व्यक्ति यही कहता है कि वह वैसा काम नहीं करता, तो पुलिस उसे पकड़कर हवालात में या जेल में बंद नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की होने से उस व्यक्ति के प्रति क्या हो गया, अन्य व्यक्ति के अंदर सिंपैथी कम हो जाती है। तो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग क्या करेगी, व्यक्ति की जो सिंपैथी है उसको डायरेक्टली इफेक्ट कर देगी। और कई बार होता है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग ऑटोमेटिकली भी दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थॉट सप्रेशन की। थॉट सप्रेशन में क्या होता है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम थिंकिंग में कुछ स्पेसिफिक तरीके से क्या कर रहे हैं, चिंतन में हम सोच रहे हैं कि कॉन्शियसनेस में कैसे इंफॉर्मेशन एंटर करती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वैगनर ने रिप्रेशन का को स्टडी किया, बहुत ही गहराई से स्टडी किया, और इसके आधार पे उन्होंने बताया कि जो हमारा थिंकिंग है उसमें जो रिप्रेशन है उसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो हो गया हमारा मॉनिटरिंग प्रोसेस और दूसरा हो गया ऑपरेटिंग प्रोसेस। मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, जो व्यक्ति को यह बताता है कि कुछ अनवांटेड थॉट्स मन को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद दूसरी होती है हमारी ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि जिसका जो नेचर होता है वह एफर्टफुल होता है और यह ऑटोमेटिक ना होके कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ना होके कंट्रोल्ड होगा और व्यक्ति की विशेस या विल के अकॉर्डिंग होता है। इसमें व्यक्ति पूरे होश और हवास में काफ़ी प्रयास करते हुए इस ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है ताकि वह अपने आप को उस अनवांटेड थिंकिंग से दूर रख सके। एक तो मॉनिटरिंग हो गई, मॉनिटरिंग प्रोसेसिंग, जिसमें क्या हो रहा है ये ऑटोमेटिक होगी, और दूसरा होगा ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैजिकल थिंकिंग। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है, बस लास्ट है मैजिकल थिंकिंग, जिसमें सोशल कॉग्निशन में पाया जाता है, जिसकी वजह से सोशल कॉग्निशन में डिस्टॉर्शन डेवलप हो जाता है। मैजिकल थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग को कहा जाता है जिसमें अजम्पशंस पर बेस्ड होता है, जो अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, रेशनल स्क्रूटनी नहीं होती है इसमें। और कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि ह्यूमन थिंकिंग काफ़ी हद तक इस मैजिकल थिंकिंग से इफ़ेक्टेड होती है। मैजिकल थिंकिंग किस तरीके से व्यक्ति के थिंकिंग को इफ़ेक्ट करती है, इसे एक हम एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने बताया था कि जैसे एक अगर लिजर्ड है कि रूप रंग एवं आकार के समान एक चॉकलेट दिया जाए तो बहुत उम्मीद यही है कि आप उसे समझते हुए नहीं खाएंगे। आप जान जाएंगे कि चॉकलेट है, फिर भी आपको खाने में बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, हालांकि और छिपकली को खाया नहीं जाता, आप ये सोचोगे। हालांकि स्वाद का संबंध उसके आकार, रूप रंग से कुछ भी नहीं है। यहाँ व्यक्ति रेशनैलिटी को समझते हुए भी खाने से इनकार कर देगा अगर, तो इसे कहते हैं मैजिकल थिंकिंग विच इज़ डेवलप डिस्टॉर्शन इन अवर सोशल कॉग्निशन। ठीक है, अब इससे ये स्पष्ट हुआ कि सोशल कॉग्निशन में जो एरर उत्पन्न होती है वो कई सोर्सेज से होती हैं। इन एरर्स के बावजूद व्यक्ति दूसरों के बारे में इफ़ेक्टिवली सोचने का कार्य संपन्न करता है। कई तरीके से सोशल सिचुएशंस से ओवरलैपिंग होने के बावजूद इन इंफॉर्मेशन में से अधिकतर को व्यक्ति स्टोर करके रख पाता है और उस समय याद करता है जब उसे उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड की, जिसमें बताया गया है कि रिसर्चर्स ऑफ सोशल कॉग्निशन स्टडी हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देमसेल्फ and others to make judgments from attitudes and make predictions about the futures। जैसे हम बात करते हैं कि सोशल कॉग्निशन में क्या कर रहे हैं लोग कि अपने बारे में, दूसरों के बारे में, होने वाले जजमेंट के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, प्रिडिक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यही तो हम कर रहे हैं सोशल कॉग्निशन में, तो हम डिसीजन ले रहे हैं ना अपने परसेप्शन के बेस पे। ठीक है, अपनी थिंकिंग स्टाइल के बेस पे, दूसरों के बारे में, अपने बारे में। ठीक है, तो अब इसमें जो वर्ड आ रहा है एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड मेन रोल प्ले कर रहा है। अब हमें पढ़ना है एटीट्यूड के बारे में। सोशल कॉग्निशन अभी तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज सोशल कॉग्निशन। अब आप पढ़ोगे सोशल एटीट्यूड्स के बारे में, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी आपको सोशल कॉग्निशन में जो पढ़ाया है वो चीज़ें याद रखनी है बेटा, कि सोशल कॉग्निशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या क्या
प्रोसीजर है इसके, क्या स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें। सोशल कॉग्निशन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशंस रही हैं, उन डेफिनेशंस के बेस पे हम कैसे एनालाइज करेंगे इसको। कंपोनेंट्स क्या हैं सोशल कॉग्निशन के, 3 कंपोनेंट्स याद रखने हैं, अटेंशन, इनकोडिंग, रिट्राइवल, कैसे इफेक्ट कर रहा है इसको स्कीमा, ठीक है। स्कीमा के साथ इसको जोड़ते हुए, रिलेट करते हुए आप बताएंगे। फिर स्कीमा की वजह से कुछ डिस्टॉर्शन डेवलप हो सकते हैं, वो भी आप बताओगे। फिर हाउ इज़ मेंटल एफर्ट रिड्यूस इन सोशल कॉग्निशन में, हम कैसे मेंटल एफर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, वो बताओगे। 2 प्रोसेसिंग मेंटल शॉर्टकट्स हैं, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग और ऑटोमेटिक। ह्यूरिस्टिक के अंदर क्या क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिवनेस, अवेलेबिलिटी, कंजक्शन एरर, स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक, एंकरिंग और एडजस्टमेंट। नेक्स्ट ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। फिर पोटेंशियल सोर्स एरर की बात करोगे, नेगेटिविटी बायस की, ऑप्टिमिस्टिक बायस की, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की, थॉट सेपरेशन की और मैजिकल थिंकिंग की। और लास्ट है कि इसमें जब एटीट्यूड की बात आ जा रही है तो हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले नेक्स्ट क्लास में सोशल एटीट्यूड के बारे में। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से नोट्स बना लो इस पर और तैयार हो जाओ एग्ज़ाम के लिए।